एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं श्याम सुंदर शर्मा एग्ज़ाम बर्नर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए हमारी अवार्ड्स एंड ऑनर सीरीज़ का अगला लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम पद्म पुरस्कार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 2021 तक के पद्म पुरस्कार जो दिए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पद्म पुरस्कार जो है भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो हमारे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनमें से एक है। ये जिस प्रकार से भारत रत्न दिया जाता है उसी प्रकार से नागरिक सम्मान के रूप में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये जो पुरस्कार है इनकी घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हर वर्ष इसकी घोषणा होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो पुरस्कार है पद्म पुरस्कार है तो इसे 3 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें से सबसे पहले पद्म विभूषण है, जिसे असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। इसके बाद में आता है पद्म भूषण, ये उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार है। और ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस जो होती है ऑफ हाई ऑर्डर, इसके लिए प्रदान किया जाता है। और पद्म पुरस्कार की श्रेणी में तीसरा जो अंतिम पुरस्कार आता है उसे हम पद्मश्री कहते हैं, और ये प्रतिष्ठित सेवा के लिए या डिस्टिंग्विश्ड सर्विस जो होती है उसके लिए प्रदान किया जाता है। तो ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सबसे सर्वोच्च पद्म पुरस्कार कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि पद्म पुरस्कार यदि पूछा गया है तो पद्म विभूषण होगा, उसमें आप भारत रत्न इंक्लूड ना करें, क्योंकि पद्म पुरस्कार स्पेसिफिकली वहाँ पर पूछा गया है। यदि आपसे नागरिक सम्मान पूछा जाए तो नागरिक सम्मान में सबसे प्रथम जो होगा वो भारत रत्न आएगा। इस वर्ष 2021 में 119 पद्म पुरस्कार जो थे वो वितरित किए गए थे, ये आपको याद रखना है। और इन पुरस्कारों के अंदर 7 आपके पद्म विभूषण थे, इनमें 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा 119 टोटल अवार्ड दिए गए हैं, उनमें से 7 पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और 102 जो है वो पद्मश्री है। अब हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उपलब्धि हासिल की गई है या सार्वजनिक सेवा का उसके द्वारा कार्य किया गया है, तो ऐसे जो व्यक्ति हो गए उनको सम्मानित करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उनके द्वारा 2 जनवरी 1954 को इस प्रकार के नागरिक पुरस्कार जो है उनकी शुरुआत की गई थी। 2 नागरिक पुरस्कारों की यहाँ पर शुरुआत हुई थी, जिसके पहले मैं आपको भारत रत्न कवर करवा चुका हूं। यदि आप में से किसी ने भारत रत्न वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप उसे जाकर ज़रूर देखें। तो इस प्रकार से 1954 के अंदर पद्म पुरस्कार और भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, ये आप याद रखिएगा। तो 1954 के अंदर जब उसकी स्थापना हुई थी तो पद्म पुरस्कार जो थे उनके 3 वर्ग हुआ करते थे। इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। तो इसे पहला वर्ग या फर्स्ट क्लास, दूसरा वर्ग सेकंड क्लास और तीसरा जो था वो थर्ड क्लास, इस प्रकार से यहाँ पर इन 3 वर्गों के अंदर इसको क्लासिफाई किया गया था। उसके बाद में क्या होता है कि 8 जनवरी 1955 को 1955 आप ईयर याद रखिएगा, तो राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी की जाती है और उस अधिसूचना के माध्यम से इनका नाम बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इन पुरस्कारों का जो नाम था, जो पहले वर्गों के अंदर थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, अब उनको स्पेसिफिक 1955 के अंदर पद्म विभूषण जो पहला वर्ग बना, और दूसरा वर्ग जो था उसे पद्म भूषण और तीसरा वर्ग जो था उसे पद्मश्री नाम दे दिया गया था। तो इस प्रकार से 1955 में इनके नाम के अंदर परिवर्तन होता है। 1954 से 2021 तक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अभी तक जितने हमारे नागरिक सम्मान दिए गए हैं उनकी थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। तो अभी तक भारत रत्न की बात करें तो ऐसी 48 हस्तियां हुई हैं जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया है। ये जो डेटा है आपका 2021 तक का अपडेटेड डेटा है, याद रखिएगा। पद्म विभूषण की बात करें तो अभी तक 321 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 1281 व्यक्तियों को पद्म भूषण और सबसे ज़्यादा 3225 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये जो हमारे नागरिक सम्मान है ये हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं, बट इतिहास में हम बात करें तो 2 बार ऐसे समय आया जिस समय के अंदर इन पुरस्कारों का जो वितरण है उसके ऊपर रोक लग गई थी। जो 2 बार पद्म पुरस्कारों के ऊपर रोक लगाई गई थी उनके बारे में हम समझते हैं। तो हमारे जो अन्य व्यक्तिगत नागरिक सम्मान हो गए उनके साथ में
इतिहास में 2 बार हमको ऐसा जानकारी प्राप्त होती है जब इनका निलंबन किया गया था। इनमें से आप याद रखिएगा, सबसे पहले जुलाई 1977 के अंदर पहली बार जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, ये भारत के चौथे हमारे प्रधानमंत्री के रूप में जब उन्होंने शपथ ली थी, तो उनके बाद में 1978 से 1979 तक का जो समय था उसके अंदर किसी भी प्रकार से पद्म पुरस्कार का वितरण नहीं हुआ था। उसके बाद में 1980 के अंदर 25 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो निलंबन था उसको रद्द कर दिया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया था और 1980 के अंदर इनको वापस से प्रारंभ कर दिया गया था। तो पहली बार जो रोक लगी थी वो 1977 के अंदर लगी थी मोरारजी देसाई की सरकार के समय के अंदर, और इसी प्रकार से भारत रत्न जो थे उनके ऊपर भी जो रोक लगाई गई थी वो मोरारजी देसाई की सरकार के समय के अंदर 1977 में थी। दूसरी बार अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरी बार जो मामला आता है सामने वो 1992 का है। तो 1992 में भारत के हाई कोर्ट के अंदर जनहित याचिकाएं दायर की जाती है, जिनमें से सबसे पहले केरल में बालाजी राघवन के द्वारा और मध्य प्रदेश के अंदर एसपी आनंद के द्वारा जनहित याचिकाओं को दायर किया जाता है। अब ये जो जनहित याचिकाएं थी इसके अंदर क्या किया गया था, तो इसके अंदर हमारे जो पुरस्कार हैं उनकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको चुनौती दी गई थी। 1992 का जो मामला था उसकी पूरी जानकारी मैं आपको भारत रत्न वाले वीडियो में दे चुका हूं। यदि आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि भारत रत्न और जो पद्म पुरस्कार थे उनका निलंबन हुआ था। उसके पीछे बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो 1992 का जो केस है उसके बारे में हमने पूरा चर्चा की है। तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1992 का जो केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में फिर इन पुरस्कारों को वापस से शुरू किया गया था। तो संक्षिप्त रूप से 2 बार इसका क्या किया गया था, निलंबन हुआ था, ये आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करें पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन किस प्रकार से होता है, चयन के बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो जो पद्म पुरस्कार है वो पद्म पुरस्कार समिति जो होती है, ठीक है, पद्म पुरस्कार समिति जो होती है जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा गठित किया जाता है, उनके द्वारा जो सिफारिश की जाती है उनके आधार पर किस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार देना है उसका चयन होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो पद्म पुरस्कार समिति होती है उसका गठन कौन करता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। आपको ऑप्शन के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, और भी कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे दिए जाएंगे। तो आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंदर या प्रधानमंत्री के द्वारा इसको गठित की जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर नामांकन नॉमिनेशन की प्रोसेस होती है। तो नॉमिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो कॉमन जो जनता है, आम जनता जो होती है उसके लिए भी खुली होती है। यदि आप चाहें कि आपने किसी क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़िया काम किया है तो आप अपने आप को भी नॉमिनेट कर सकते हो, या यदि आप किसी व्यक्ति को जानते हो जिसने समाज के लिए या मानव हित में किसी प्रकार से कोई कार्य किया है और उसे पुरस्कार का वो हकदार होना चाहिए, तो आप उसको नॉमिनेट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जब आप पद्म पुरस्कार का जो पोर्टल ओपन करते हो तो उसके ऊपर आपका नॉमिनेशन का इस प्रकार से एक पोर्टल आता है, उसके ऊपर आप जाकर नॉमिनेशन कर सकते हो। तो इस प्रकार से अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि यहाँ पर 2022 के लिए जो पद्म पुरस्कार के नॉमिनेशंस है वो स्टार्ट हो गए थे। तो हर वर्ष 1 मई और 15 सितंबर के दौरान में यहाँ पर क्या होता है, ये जो पुरस्कार है उनकी सिफारिशें जो है भारत के पीएम के द्वारा जो समिति का गठन किया गया, पद्म समिति का गठन किया गया है, उनको प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सारे नॉमिनेशंस आए ये समिति के पास में आते, समिति जब उसको मंजूरी देती है और मंजूरी देने के बाद में अपनी जो सिफारिशें होती है कि उन्होंने जिसको सिलेक्ट किया है या जो इसका सिलेक्शन हुआ है, नॉमिनेशन को कंसिडर किया है, उसको वो आगे बढ़ाते अपनी सिफारिश जो होती है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास में भेजती है। और उसके बाद के अंदर जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, सहमति मिल जाती है, उसके बाद में फाइनल लिस्ट बनती है और उस लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर जो व्यक्ति है उनको पद्म पुरस्कार जो होते हैं उनसे सम्मानित किया जाता है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है, आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो सिफारिशें होती है इसके अंदर हमारे जो सारे स्टेट्स हो गए, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हो गई, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, या हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट के जो अलग अलग मंत्रालय होते हैं, या प्रीवियसली किसी को भारत रत्न मिला है या पद्म विभूषण मिला है, उन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के द्वारा किसी को नॉमिनेट किया जा रहा है, या हमारे और कई
उत्कृष्ट संस्थान हो गए, कई मंत्री, मुख्यमंत्री, इस प्रकार से यहाँ से जो रिकमेंडेशंस वगैरह होते हैं, चाहे वो स्टेट के गवर्नर्स वगैरह हो या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो निजी कोई व्यक्ति हो गया या आम जनता हो गई या संसद के सदस्य हो गए, तो इस प्रकार से ये पूरा क्राइटेरिया है कि यहाँ से क्या हो सकता है कि जो नॉमिनेशंस है ये पद्म पुरस्कार समिति के पास में आते हैं। अब समिति बाद में क्या करती है कि जो आगे की मंजूरी के लिए अपनी जो सिफारिशें होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो प्रधानमंत्री के पास में और राष्ट्रपति के पास में भेजती है, और उसके बाद के अंदर यहाँ पर ये जो पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होगा, किन्हें दिया जाएगा, उसकी घोषणा जो है वो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के ऊपर घोषित किया जाता है। और अभी रिसेंटली आप देखोगे कि नवंबर के अंदर जो थे पद्म पुरस्कार वितरित किए गए थे। देखिए, पद्म समिति की यदि बात करें तो पद्म समिति के जो सदस्य है उनमें कौन इंक्लूड होता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो समिति है इसका गठन पीएम के द्वारा किया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर किया गया है। और यहाँ पर ये जो समिति है, ठीक है, इसका जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो कैबिनेट सचिव होता है, ठीक, कैबिनेट सचिव के द्वारा इस पद्म पुरस्कार समिति का नेतृत्व किया जाता है। इसके अलावा और कौन कौन होता है, तो राष्ट्रपति के सचिव, जो हमारे गृह सचिव होते हैं, और लगभग 4 से 6 कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, ठीक है। तो इनको मिलाकर यहाँ पर इस समिति का जो निर्माण है वो किया जाता है। तो याद रखिएगा, नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, कैबिनेट सचिव के द्वारा होता है, राष्ट्रपति का सचिव, गृह सचिव और 4 से 6 जो होते हैं प्रतिष्ठित सदस्य होते हैं, इसके अंदर प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं इस समिति के अंतर्गत। क्लियर। तो इस प्रकार से यहाँ पर समिति का जो है गठन होता है। देखिए, अब चर्चा करते हैं कि पद्म पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाएगा, कौन व्यक्ति एलिजिबल होगा, किसे प्रदान किया जाएगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जो पुरस्कार है ये जाति, व्यवसाय, पद या लिंग किसी भी आधार के भेदभाव के बिना असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार से किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। इसका जो मानदंड है, इसके मापदंड के अंदर हम बात करते तो हमारे जो सरकारी कर्मचारी हो गए उनके द्वारा जो सेवा प्रदान की गई है, उनकी जो सर्विस है, या किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने सेवा दी है उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। बट आपको याद रखना है कि डॉक्टर, वैज्ञानिक, ये इसके अपवाद है, ठीक है, उनको यहाँ पर छोड़ दिया जाए। या जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं उनके साथ में काम करने वाले जो हमारे व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है, सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे, वो इस पुरस्कार के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया इसके अंदर डॉक्टर, वैज्ञानिक अपवाद है, और साथ ही के अंदर जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर्स हो गए उनके अंदर उन उपक्रमों के अंदर काम करने वाले जो हमारे सरकारी कर्मचारी होंगे उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो पद्म पुरस्कार जनवरी 1955 में, ठीक है, याद रखिएगा 1954 में इसकी शुरुआत हुई। तो शुरुआत के अंदर इसके अंदर मरणोपरांत यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसे पुरस्कार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसके बारे में जानकारी नहीं थी, परंतु 1955 के अंदर उसमें कानून में संशोधन किया गया और मरणोपरांत जो पुरस्कार थे उनकी अनुमति प्रदान की गई है। तो सरकार को यदि लगता है कि किसी व्यक्ति को मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए तो सरकार उसे कंसिडर करके प्रदान कर सकती है। जैसे 2021 के अंदर भी यदि आप अभी देखेंगे तो कई सारे जो व्यक्ति हैं उनको मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो पद्म पुरस्कार है कौन से सेक्टर्स के अंदर दिया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र है जिनके अंदर पद्म पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। तो पद्म पुरस्कार जो है विशिष्ट कार्य के मान्यता या जो हमारे किसी भी गतिविधि में संबंधित जो व्यक्ति हो गए, ठीक है, जिन्होंने विशिष्ट कार्य किया है या कोई एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड रहे हैं वो, ठीक है, तो यदि उसने कोई उपलब्धि हासिल की है, सर्विस दी है, तो उसके लिए यहाँ पर व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा। तो कौन कौन से सेक्टर इसके अंदर इंक्लूड है, तो आप याद रखिएगा इसके अंदर कला है, ठीक है, जो आर्ट आ जाता है। आर्ट के अंदर जैसे चाहे म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो या फोटोग्राफी वगैरह हो गई, सिनेमा, मनोरंजन, ठीक है, तो या मूर्ति कला वगैरह हो गई। तो इस प्रकार की जितनी भी कला हमारी आर्ट्स आ जाती है वो इस सेक्टर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड आता है हमारा सामाजिक कार्य,
ठीक है, जैसे यदि कोई व्यक्ति समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, कोई धर्मार्थ सेवा से जुड़ा हुआ है, या कोई सामुदायिक परियोजना के अंदर किसी का अगर योगदान रहा है तो उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। ये सामाजिक कार्य हो जाता है। सार्वजनिक मामलों में हम बात करें, पब्लिक अफेयर्स में, जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनीति वगैरह के अंदर प्रदान किया जाता है, या सार्वजनिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, या कोई व्यक्ति कानून से संबंधित रहा है तो उसे ये सार्वजनिक मामलों के लिए या पब्लिक अफेयर्स के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से विज्ञान और इंजीनियरिंग की बात करें तो जैसे अंतरिक्ष इंजीनियरिंग हो गई, या हमारा एटॉमिक साइंस हो गया, ठीक है, या साइंस का कोई भी विषय हो गया, इससे संबंधित जितने भी विषय हो गए इसके अंदर, जिसके अंदर अनुसंधान किया गया है या रिसर्च और डेवलपमेंट वगैरह किया गया है, तो उससे जुड़ी हुई जो फील्ड है उनके अंदर विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। व्यापार उद्योग के हिसाब से हम बात करें, जैसे कोई व्यक्ति अगर बैंकिंग से संबंधित है, या आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है, मैनेजमेंट से है ना, या पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, या व्यवसाय उत्कृष्ट किया गया है, कुछ कार्य किया गया, तो इस प्रकार से व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे चिकित्सा की हम बात करते हैं तो मेडिकल जो रिसर्च वगैरह होती है, चिकित्सा अनुसंधान हो गए, या आयुर्वेदिक से संबंधित है, होम्योपैथी से संबंधित है, सिद्धा है, एलोपैथी हो गया, या नेचुरल जो मेडिसिन्स वगैरह होती है उनके अंदर अगर किसी व्यक्ति को विशेषज्ञता प्राप्त है तो उस व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, वो इसके एलिजिबल होगा। साहित्य और शिक्षा की, लिटरेचर और एजुकेशन की हम यहाँ पर बात करते हैं तो चाहे वो जैसे पत्रकारिता में हो, जर्नलिज्म के अंदर होता है, या शिक्षा से संबंधित है, या राइटर है, पुस्तक रचना उसके द्वारा की गई है, साहित्य लिखा है, कविताएं लिखी है, शिक्षा के सुधार में उसने कुछ कार्य किया है, शिक्षा को बढ़ावा दिया है, तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यदि सिविल सेवा से संबंधित है, जैसे मान लीजिए कि आप में से कोई सिविल सेवा में जाता है और उनके द्वारा, ठीक है, कोई उत्कृष्ट कार्य किया जाता है तो आप भी एलिजिबल होंगे पद्म पुरस्कार के लिए। तो सरकारी कर्मचारी इसके अंदर जो प्रशासन के अंदर रहे हैं और उन्होंने उनकी उत्कृष्टता के लिए या उनकी विशिष्टता के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है, तो कई सारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको भी प्रदान किया जाता है, तो ये याद रखें। उसके बाद में आता है स्पोर्ट्स, खेल के क्षेत्र में, तो जैसे एथलेटिक्स वगैरह हो गया, या इसके अंदर सारे स्पोर्ट्स नहीं आएंगे। जैसे आप बात करोगे स्पोर्ट्स के सेक्टर के अंदर सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ वगैरह हो जाएगी, जिसके अंदर आपके साहसिक कार्य वगैरह भी हो जाएंगे, लोकप्रिय खेल भी आ जाएंगे, खेलों को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई कार्य किया गया है, प्रोत्साहन करने के लिए, योगा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, इसके अंदर माउंटेनियरिंग वगैरह जो हो जाएगी, ये सारे आपके स्पोर्ट्स वाले फैक्टर के अंदर आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है। और उसके अलावा आप याद रखिएगा अन्य क्षेत्र जो होते हैं इसको अदर्स कहते हैं, हम अदर्स कैटेगरी होती है। तो जितनी अभी कैटेगरी हमने पढ़ी उनके अलावा यदि किसी प्रकार से कोई क्षेत्र अगर बच जाता है तो उसे अन्य क्षेत्र में प्रदान किया जाता है पुरस्कार। जैसे हम बात करें कि भारतीय जो हमारी संस्कृति हो गई उसका प्रचार प्रसार करने में, स्पिरिचुअलिज्म हो गया उसके लिए, या जो मानव अधिकारों की संरक्षण हो गई या उसकी सुरक्षा के लिए, जिस प्रकार से वन्य जीव हो गए संरक्षण के लिए, जिस प्रकार वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य किया गया है, तो ये आपके अन्य क्षेत्रों के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो स्पेसिफिकली पद्म पुरस्कार जो होते हैं वो इन क्षेत्रों के अंदर कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, सिविल सेवा, खेल और अन्य क्षेत्रों के अंदर प्रदान किया जाता है। अब याद रखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पुरस्कार है मरणोपरांत दिया जाता है 1955 से, परंतु ये आमतौर पर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है, पर अगर बहुत ज़्यादा योग्य कोई मामला आता है तो सरकार उसके ऊपर विचार करती है और उसके बाद के अंदर क्या किया जाता है, मरणोपरांत पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा पद्म पुरस्कार से संबंधित, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां हैं, ठीक है, जिनमें पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री है। ठीक, तो यदि किसी व्यक्ति को, ठीक है, निम्न स्तर का पद्म पुरस्कार मिला है, मतलब कि जैसे सबसे ऊंचा कौन सा हो गया, पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को पद्मश्री मिला है तो इससे हायर कैटेगरी के कौन से हो गए, ये दोनों वाले हो गए, मतलब इनके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो लोअर वाला कौन सा हो गया, पद्मश्री हो गया। ठीक है, तो जहाँ पर अगर हम बात करें तो पद्म पुरस्कार यदि किसी व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है, और वो उसको अगर पद्म विभूषण या पद्म भूषण प्रदान करना है तो इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो लगभग 5 वर्ष की जो अवधि होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है,
और इसका दूसरा पॉइंट याद रखें कि अगर बहुत ज़्यादा कोई सूटेबल या योग्य मामला आता है तो पुरस्कार प्रदान करने वाली जो समिति है वो इसके अंदर छूट दे सकती है, ठीक। पर मिनिमम यदि लोअर से हायर के अंदर जाएंगे तो 5 साल जो होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मिनिमम गैप इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब जो 119 जो अवार्ड दिए गए हैं इस बार, ठीक है, उसके अंदर से मैं आपको बता चुका हूँ कि 7 जो है पद्म विभूषण दिए गए हैं, 10 पद्म भूषण दिए गए हैं, 102 जो है आपके पद्मश्री दिए गए। तो ओवरऑल जो 119 प्रदान किए गए उनके अंदर से याद रखिएगा कि 29 पुरस्कार वुमन को दिए हैं, ठीक है। इसके अंदर से 10 जो है वो फॉरेनर्स को मिले हैं, जिसके अंदर आपके NRI वगैरह हो गए, ठीक है ना, ओवरसीज इंडियंस हो गए, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन वगैरह हो गए। इस प्रकार से 16 पुरस्कार मरणोपरांत मिले हैं और एक जो पुरस्कार है वो किसे मिला है, ट्रांसजेंडर को, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 119 पुरस्कार जो है इनको इस प्रकार से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। आप ध्यान में रखिए, बस ऐसा स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो पद्म विभूषण है, स्पेसिफिक तीनों जो हमारे पुरस्कार है उनके बारे में 2021 में किस किस को प्रदान किया गया था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें 2021 के साथ में 2020 को भी मैंने इंक्लूड किया है कि ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आप एक ही लेक्चर के अंदर 20 और 21 दोनों के जो अवार्डीज़ हैं उनके नाम आप याद रख सकते हैं, कौन से सेक्टर में उनको दिया गया है, तो वो चीज़ मैंने इंक्लूड की है इसमें। तो जिस प्रकार से हमें पता है कि पद्म विभूषण जो है वो भारत रत्न के बाद में यदि भारत सरकार के द्वारा या भारत गणराज्य के अंदर, ठीक है, नागरिक सम्मान की अगर बात करें तो दूसरा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ठीक है, आफ्टर भारत रत्न। और ये जो पुरस्कार है ये असाधारण और विशिष्ट योग्यता के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। यदि किसी ने असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान की है वो इसके लिए एलिजिबल होगा। 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 2021 तक, जब से इसकी शुरुआत हुई है 1954 से लेकर 2021 तक जितनी बार पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो अभी तक जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 321 जो व्यक्ति है उनको ये पद्म विभूषण से सम्मानित अभी तक किया जा चुका है। 2021 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि 7 व्यक्ति जो है उन्हें यहाँ पर ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पद्म विभूषण इस प्रकार से दिखाई देता है, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर बीच के अंदर नीचे की तरफ लिखा होता है पद्म विभूषण, ठीक है, ऊपर पद्म पुरस्कार होता है और इस प्रकार से यहाँ पर पीछे की तरफ अशोक स्तंभ होता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है, ये इसका एक पदक हमको मिलता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि 2021 में जो 7 व्यक्ति को प्रदान किए गए थे उनके नाम हम देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले शिंजो आबे, जिनका संबंध जापान से, इनको पब्लिक अफेयर कैटेगरी के अंदर दिया गया है और ये जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग PM रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जापान का और भारत का जो है एक फ्रेंडली रिलेशन रहा है। दूसरी हम बात करते हैं तो SP बाला सुब्रमण्यम, इनका संबंध तमिलनाडु से है, इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है कला के क्षेत्र में, ठीक है। ये एक लेजेंड सिंगर रहे हैं और इन्होंने लगभग 40,000 से भी ज़्यादा सॉन्ग्स को 15 अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर रिकॉर्ड किया है। तो एक लेजेंड सिंगर रहे हैं ये और इनका संबंध तमिलनाडु से रहा है। तो कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर भी आपने इनके सलमान खान वगैरह के जो गाने होंगे वो आपने सुने होंगे। SP बाला सुब्रमण्यम काफ़ी प्रतिष्ठित सिंगर रहे। उसके बाद में हम बात करते हैं डॉक्टर बेला मोनप्पा हेगड़े, ये कर्नाटक से है, इनको ये एक वेटरन डॉक्टर है और एजुकेशनिस्ट रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है नरिंदर सिंह कपानी, इनका संबंध USA से रहा है, साइंटिस्ट है, ठीक है। और जो ऑप्टिकल फाइबर है उनका इन्वेंशन किया गया था, इनको फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर या फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी इनको कहा जाता है। इनको भी मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद में मौलाना वहीउद्दीन खान, इनका संबंध दिल्ली से रहा है। इनको जिस कैटेगरी में प्रदान किया गया है वो अदर्स वाली कैटेगरी आएगी, क्योंकि इनका जो संबंध रहा है ये एक इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं और गांधी पीस एक्टिविस्ट रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं BB लाल, इनका संबंध दिल्ली से रहा है, इनको भी अदर्स कैटेगरी के अंदर प्रदान किया गया है क्योंकि इनका आर्कियोलॉजी से संबंध रहा है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी के लेजेंड रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर आप याद रखिएगा रामायण काल से जुड़ी हुई जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उनके लिए इन्हें जाना जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे आते हैं 7th सुदर्शन साहू, तो इनको आर्ट की फील्ड के अंदर दिया गया है। इनका संबंध उड़ीसा से है, ये मूर्तिकार है और उड़िया मूर्ति कला के एक प्रेरक रहे हैं ये, ठीक है। और इनको श्री क्षेत्र श्री के नाम से भी जाना जाता है, ये श्री क्षेत्र श्री के नाम से विख्यात है। तो इस प्रकार से 7 व्यक्तियों को
2021 के अंदर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जिसमें सबसे पहले शिंजो आबे, एसपी बालासुब्रमण्यम, डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना वहीउद्दीन खान, बीबी लाल और सुदर्शन साहू। तो इन 7 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब 2020 की यदि बात करते हैं तो 2020 के अंदर 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था यह पुरस्कार, और ये 7 व्यक्ति जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिनमें से आप देखेंगे जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, इनको पब्लिक अफेयर्स के अंदर, इनका संबंध बिहार से है। अरुण जेटली, इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स के अंदर। फिर है सर एंड्रयूड जुगन्नाथ, ठीक है, इनको भी पब्लिक अफेयर्स के अंदर, ये मॉरिशियस से है। और उसके बाद में हम देखेंगे एमसी मैरी कॉम है, इनको स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर, ये मणिपुर से, इनको प्रदान किया गया पद्म विभूषण, ठीक है। फिर छन्नूलाल मिश्र है, इनको आर्ट में दिया गया था, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। सुषमा स्वराज, इनको भी पब्लिक अफेयर्स के अंदर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अदर्स कैटेगरी के अंदर कर्नाटक के, इनको प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार से 2020 के अंदर 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण 2021 के पुरस्कारों की। तो ये हमारे भारत गणराज्य का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है पुरस्कार मापदंड के अंदर जो हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिक हो गए, उनके सहित जो हमारे सरकारी कर्मचारी हो गए, उनके द्वारा यदि कोई सेवा प्रदान की गई है, ठीक है, तो वो इसके अंदर शामिल है। पर यहाँ पर जो सार्वजनिक उपक्रम के साथ में काम करने वाले जो है, उनको यहाँ पर इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2021 के अंदर, ठीक है, यहाँ तक हम बात करें तो 2021 तक लगभग 1281 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से है पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और 2021 के अंदर 10 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये आप याद रखिएगा। तो 2021 में जिन 10 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया गया था, उनमें सबसे पहले के शांता कुमारी चित्रा, ये आर्ट के सेक्टर से संबंध है इनका, ठीक है, सिंगर है केरल की, और कार्नाटिक और प्लेबैक सिंगर रही है, और इनको 6 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। इन्होंने लगभग 25,000 से ज़्यादा जो सॉन्ग है उनको 20 अलग अलग लैंग्वेज के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो के शांता कुमारी चित्रा। इसके बाद में है तरुण गोगोई, ठीक है, इनको पब्लिक अफेयर्स के अंदर इनका संबंध आसाम से है। तो ये आसाम के 3 बार सीएम रह चुके हैं, इनको मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद में चंद्रशेखर बी कामबार, तो इनको साहित्य और शिक्षा के सेक्टर के अंदर दिया गया था, इनका संबंध कर्नाटक से रहा है, और ये एक कन्नड़ ऑथर रहे हैं। इसके बाद में श्री सुमित्रा महाजन, ठीक, इनको पब्लिक अफेयर्स के अंदर अवार्ड दिया गया है, इनका मध्य प्रदेश से संबंध है, ठीक है। और हमारी 16वीं लोकसभा स्पीकर रही है ये, और भारत की पहली 8 बार महिला एमपी रहने का अवार्ड रिकॉर्ड जो है वो इनके नाम है, याद रखिएगा। इनका संबंध मध्य प्रदेश से है, और इनको पद्म भूषण दिया गया 2021 का। उसके बाद में है नृपेंद्र मिश्रा, उत्तर प्रदेश से, इनको सिविल सर्विस के लिए प्रदान किया गया है, ये एक पूर्व आईएएस ऑफिसर रहे हैं। उसके बाद में रामविलास पासवान है, इनको मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स में अवार्ड दिया गया है, इनका संबंध बिहार से रहा है, और ये फाउंडर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, तो इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद में केशुभाई पटेल, इनको भी मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया था, इनका संबंध गुजरात से है, इनको पब्लिक अफेयर्स के कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिया गया है, ये 2 बार सीएम पद पर रह चुके हैं। नेक्स्ट काल्बे सादिक, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है, इनको अदर्स कैटेगरी के अंदर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये एक इस्लामिक स्कॉलर है और एक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, इनको भी मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले जो हमारे पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम है रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, इनका संबंध महाराष्ट्र से रहा है, ये ट्रेड और इंडस्ट्री से संबंधित रहे। नेक्स्ट आते हैं हमारे सरदार त्रिलोचन सिंह, इनका दिल्ली से संबंध रहा है, और इनको पब्लिक अफेयर्स के अंदर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारे 10 जो पद्म भूषण थे 2021 के अंदर जो प्रदान किए गए, उनकी सूची अभी हमने देखी। अब 2020 में जो पद्म भूषण प्रदान किए गए थे, तो 2020 के अंदर 16 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इनकी लिस्ट आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इनके सभी के थोड़ी थोड़ी डिटेल्स जो है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, तो आप इसको याद रख सकते हैं।
2021 के पद्मश्री पुरस्कारों की अगर हम बात करते हैं तो भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद में चौथा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये भारत का, और इसे प्रतिष्ठित सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। 2021 तक अगर हम बात करें तो 3225 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, और इस वर्ष 102 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला था। और 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 118 व्यक्ति रहे जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो जिन 102 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया गया था उनकी लिस्ट आपको अभी स्क्रीन के ऊपर शो होगी, आप उनको ध्यान से देखिएगा। परंतु उसके अंदर से कुछ महत्वपूर्ण जो है जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में हम थोड़े से 8-10 जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। तो 2021 के अंदर तमिलनाडु की पी अनीता को स्पोर्ट्स के सेक्टर के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये एक बास्केटबॉल प्लेयर या कोच रही है, इनका संबंध चेन्नई से रहा है, ठीक है। और 19 ईयर की एज के अंदर यंगेस्ट इंडियन कैप्टन बनी थी ये याद रखिएगा। उसके बाद में भूरीबाई जिनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है, आर्ट के क्षेत्र में इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है वहाँ पर पिटोआ गांव से इनका संबंध रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और अपकमिंग पीएससी के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये इनका संबंध है, भील आर्टिस्ट रहे हैं ये, याद रखिएगा। तो कई सारे सम्मान इनको मिले हैं, है ना। और मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े सम्मान हैं जैसे शिखर सम्मान हो गया तो उनको 1986 और 1987 के अंदर इनको मिल गया था। उसके बाद में अहिल्या पुरस्कार 1998 के अंदर मिला था। रानी दुर्गावती सम्मान जो है 2019 के अंदर प्रदान किया गया है, और उसके बाद में 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो भूरीबाई मध्य प्रदेश, झाबुआ जिला, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भीली आर्टिस्ट है, ठीक है, भील आर्टिस्ट है ना, याद रखिएगा। इसके बाद में राधेश्याम बारले, इनका संबंध रहा है छत्तीसगढ़ से, इनका भी संबंध कला से है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ की जो पंथी नर्तक एक कला है उसके पंथी नर्तक है ये, ठीक है। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ से ही आपको याद रखना तीजन बाई, ठीक। तो इनको भी पद्म विभूषण मिला था 2019 के अंदर, इनका संबंध छत्तीसगढ़ से रहा है। और 2003 के अंदर तीजन बाई को 2003 में पद्म भूषण भी प्रदान किया जा चुका है। तो 2003 में पद्म भूषण और 2019 के अंदर पद्म विभूषण मिला है। और इस वर्ष पद्मश्री प्राप्त करने वाले राधेश्याम बारले जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है मोमा दास, जिनका संबंध वेस्ट बंगाल से रहा है, और ये टेबल टेनिस प्लेयर है, स्पोर्ट्स से इनका संबंध है, ठीक है। 2013 के अंदर इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल गया था। और जो हमारे 2018 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसके अंदर जो वुमेन टीम थी, ठीक है, या फिर हम बात करें 2018 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसके अंदर मनिका बत्रा के साथ के अंदर इन्होंने उनकी टीम में रहते हुए सिल्वर मेडल जीता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि रिसेंटली 2018 के जो गेम्स हुए उससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में है अंशु जेमसेनपा, तो इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पोर्ट्स के सेक्टर के अंदर इनको प्रदान किया गया, परंतु ये पर्वतारोही है, माउंटेनियर है, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि विश्व की सबसे फास्टेस्ट, है ना, पर्वतारोही है, याद रखिएगा, जिन्होंने एक ही सीजन के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो 5 दिन के डिस्टेंस के अंदर इन्होंने 2 बार चढ़ाई की है, और ये कारनामा इन्होंने 2017 के अंदर किया था। तो इस प्रकार से इनको कई सारे पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। तो 2021 के अंदर इनको पद्मश्री मिला है। इसके पहले इंडिया का जो हाईएस्ट एडवेंचर अवार्ड है, जिसको तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड बोलते हैं हम, तो वो 2017 के अंदर इनको प्रदान किया गया था, जब इनके द्वारा ये कारनामा किया गया था। नेक्स्ट आते हैं केवी वेंकटेश, तो ये कर्नाटक से है, एक पैरा एथलीट है, स्पोर्ट्स के सेक्टर के अंदर इनको मिला है, ठीक है। तो जो ड्वार्फ गेम्स होते हैं, जो आपने देखा होगा कि एक काफ़ी छोटे कद के जो व्यक्ति है, ठीक है, उनको पुरस्कार दिया गया था, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इनकी इमेज, तो आप याद रखिएगा। तो पैरा एथलीट है और शॉर्ट पुटर है ये, ठीक। इनका नाम जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर भी दर्ज है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट है वीरेंद्र सिंह, इनका संबंध हरियाणा से है, ये पैरा फ्री स्टाइल रेसलर है, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर पैरा फ्री स्टाइल रेसलर है ये। इनको गूंगा पहलवान के नाम से भी जाना जाता है, गूंगा पहलवान के नाम से मशहूर है। कई सारे इवेंट्स के अंदर इन्होंने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और 2015 के अंदर इनको हमारा स्पोर्ट्स का जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड, वो भी इनको यहाँ पर प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आते हैं फिर सुधा हरिनारायण सिंह, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है, ये स्टेपल चेस एथलीट रहे हैं, स्पोर्ट्स से संबंध है इनका। इंडियन ओलंपिक एथलीट के अंदर 3000 मीटर की जो स्टेपल चीज इवेंट था उसके अंदर ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रहे।
2005 के अंदर इनको नेशनल इवेंट के अंदर इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। एशियन गेम्स और कॉन्टिनेंटल जो चैंपियनशिप वगैरह अगर हुई है तो उनके अंदर कई सारे इन्होंने गोल्ड वगैरह जीते हैं। तो लगभग 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जो थे इनके द्वारा जीते गए थे, ठीक है। तो 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था जकार्ता में, उसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और 2012 के अंदर इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं हमारे जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो मजम्मा जोगती। मजम्मा जोगती याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 119 जो अवार्ड दिए गए हैं या 102 पद्मश्री जो दिए गए हैं उसके अंदर से मैंने आपको बताया था कि एक ट्रांसजेंडर अवार्ड दिया गया है। तो उनका नाम याद रखें, मजम्मा जोगती है। इनका संबंध कर्नाटक से है और ये कर्नाटक के एक फोक डांस से संबंध रखते हैं, ठीक है, जोगती नृत्य जिसको कहते हैं, है ना। तो ये थिएटर एक्ट्रेस है, सिंगर है और एक नृत्यांगना है। और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये भी याद रखिएगा कि 2019 के अंदर कर्नाटक जनपद अकादमी की पहली ट्रांसजेंडर प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बनी थी है, ठीक है। तो जो स्टेट का, कर्नाटक का सबसे सर्वश्रेष्ठ लोक कला का इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, उसकी प्रेसिडेंट अध्यक्षा बनी थी पहली ट्रांसजेंडर, ठीक है, मजम्मा जोगती। तो आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पद्मश्री से संबंधित अवार्ड ही थे जिनके बारे में हमने देखा। अब पूरी लिस्ट जो है आप सभी के सामने यहाँ पर शो हो रही है, आप देख सकते हैं कि किस क्षेत्र के अंदर किन व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इस प्रकार से हमारे इस लेक्चर के अंदर हमने पद्म पुरस्कार को कवर किया है। इसके पहले हम भारत रत्न भी कवर कर चुके हैं। यदि आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। और यदि आपको लेक्चर पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।